अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे एंड यू आर डूइंग वेल। हम जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे थे द करियर ऑफ चंगिज़ खान। तो इस पर ये मेरा थर्ड लेक्चर है। अभी हमने इससे पहले 2 लेक्चर डिस्कस किए हैं चंगिज़ खान पे, अभी हमारा थर्ड लेक्चर है। तो चंगिज़ खान पर अब तक हमने जो स्टडी किया है वो हमने जो ख़वारिज़म एम्पायर जी जो थी वहाँ तक हमने उसको डिस्कस किया है। तो आज जो हमारी क्लासरूम सेटिंग है वो बिल्कुल आपके ही क्लास में 11th क्लास में हम ये शूट कर रहे हैं। बस मसला सिर्फ ये है कि आप यहाँ पर जो है प्रेजेंट नहीं हो। तो इस पर क्लास स्टार्ट करने से पहले मुझे दिमाग में एक स्टोरी गूंज रही थी। आई होप कि मैं ये आपसे शेयर करूं, क्योंकि ये जो है आज जो टाइम हम जिस टाइम से गुज़र रहे हैं चैलेंजिंग टाइम है, हम सबको पता है, लेकिन इसमें भी हमें कभी होप जो है लूज़ नहीं करनी चाहिए। ये एक स्टोरी इस तरह से है कि एक इंसान जो है ये एक पीर के पास चला जाता है, एक वली के पास चला जाता है और उनसे कहते हैं कि मुझे कुछ ऐसा बताइए, मुझे कुछ ऐसी तावीज़ या मुझे कुछ ऐसा मंत्र बताइए कि जब मैं ज़्यादा खुश हो जाऊं तो उस वक़्त मुझे जो है मैं तकब्बुर में ना चला जाऊं, और जब मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो जाऊं तब मैं होप न छोड़ दूं, तब मैं मायूस न हो जाऊं। तो आप फिर से सुनो, ये एक जाता है पीर के पास और उनसे कहता है जब मैं ज़्यादा खुश हो जाऊं तब उस टाइम जो है मुझ में तकब्बुर ना आ जाए, मैं जो हूँ इस चीज़ को न भूल जाऊँ कि मुझे इस दुनिया से जाना भी है और ये जो खुशी है ये हमेशा रहने वाली नहीं है। और जब मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो जाऊँ, डिप्रेशन में चला जाऊँ या कोई और प्रॉब्लम मुझ में आए तो मुझ में ये ताकत आ जाए कि मुझ में होप जो है वो चली ना जाए, मैं जो होप जो हूँ उसको न छोड़ूँ। तो ये जो है जो पीर है इनके, ये इंटरेस्टिंगली कुछ कागज़ लेते हैं और कुछ सोचने के बाद उस पर कुछ लिखते हैं और लिखने के बाद उसको बंद करके दे देते हैं और इनको कहते हैं इसको नहीं खोलना, तब तक नहीं खोलना जब तक ना आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो। जैसे अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी हो तो उस वक्त इसको एक बार देख लेना और उसके बाद फिर से बंद कर देना। और जब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो, एंग्जाइटी हो, कोई और इश्यू हो, तो उसके बाद इसको देखना और देखने के बाद फिर से बंद कर देना। तो ये इंटरेस्टिंगली इसको बंद करके चला जाता है और जब हम देखते हैं इसकी लाइफ में एक टाइम पे बहुत ज़्यादा खुशी आ जाती है और ये जो है उस खुशी में झूम उठता है और इसको याद आ जाती है वो बात उस पीर ने कहा था कि जब आप बहुत ज़्यादा खुशी में हो तो इस चीज़ को देख लेना। तो वो उसको खोलते हैं उस पर्ची को और उस पर लिखा हुआ होता है ये दिन भी नहीं रहेंगे। तो ये सोचता है कि इस वक्त तो मैं खुश हूँ, तो ये जो दिन आज है ये भी नहीं रहेंगे, कल को कोई और इशू हो सकता है, कल को कुछ और हो सकता है, तो ये जो आज के दिन है ये नहीं रहेंगे। दीज डेज आर नॉट लास्टिंग फॉर एवर, है ना, ये हमेशा रहने वाले नहीं हैं। अब इसके बाद जब इसकी लाइफ में कुछ इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो फिर से ये देखता है तो उस पर यही चीज़ इसको फिर जो है इसको पॉजिटिव अप्रोच देती है कि ये दिन भी नहीं रहेंगे। जो इस वक्त जो ये फेज़ है मैं आप सबको वही चिट दे रहा हूँ कि ये जो है ये दिन भी नहीं रहेंगे। आज जो है चलो ये फेज़ भी चला जाएगा। हमने हिस्ट्री में बहुत सारी सिविलाइजेशंस को देखा, 8-8 साल 9-9 साल उनने हुकूमत की है और उसके बाद उनका नाम और निशान नहीं है। तो ये बीमारी जो है ये कौन सी बला है, ये कौन सी चीज़ है कि ये नहीं जाएगी। बस हमें होप नहीं छोड़नी है, हमें पॉजिटिव अप्रोच रखना है और हम इसको डिफीट करेंगे इंशाल्लाह। बाकी जो हम आपस में पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाए रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखना, अपने दोस्तों का ख्याल रखो, इंशाल्लाह वी विल ओवरकम दिस पैंडेमिक इंशाल्लाह वेरी सून। सो हम अब आ जाए हैं, आज हम फाइनल लेक्चर देंगे इस पर द करियर ऑफ चंगिज़ खान। तो कल हमने ख़वारिज़म एम्पायर तक देखा था चंगिज़ खान को। तो ख़वारिज़म एम्पायर क्या थी, जब चंगिज़ खान ने अपने एनवॉय भेजे थे। तो एनवॉय क्यों भेजे थे, एनवॉय इसलिए भेजे थे ताकि वो ट्रेड कर सके उनके साथ। तो ट्रेड करने के लिए जब वो उनके साथ गए तो वहाँ पर सुल्तान मोहम्मद ने उनको मारा। उनको लगा था उनकी जो इमेज थी मंगोल्स की, वो एज बारबेरियन एंड नोमैड्स एंड अनसिविलाइज्ड, ऐसा कुछ था उनके दिमाग में कि ये पता नहीं कौन सी चाल है, कौन सा प्लॉट बनाया गया है मुझे डिथ्रोन करने के लिए। तो उन्होंने जब वो वहां पर पहुंचे उन्होंने उनको किल किया। तो दिस
दिस इवेंट एंगर्ड, या इस चीज़ ने चंगेज़ खान को बहुत ज़्यादा रेज में लाया और उन्होंने लगभग 1,50,000 का अपनी एक सोल्जर की टीम बनाई और उसके साथ वो उनको फतह करने के लिए चले गए, उनके खिलाफ एक्सपेडिशन करने चले गए। तो कल हमने ये डिस्कस किया कि फिर उन्हें धीरे धीरे बहुत सारी जो भी सेंट्रल एशिया में उनके एम्पायर में आता था, बुखारा हो, मिर हो, निशापुर हो, तो ये सब टेरिटरीज जो है एक एक करके उन्होंने एनेक्स की। अब उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद वाला फेज़ जो है चंगेज़ खान ने यहाँ तक तो देखा है, लेकिन उसके बाद भी चंगेज़ खान अपनी जो है एक्सपेडिशन कंटिन्यूस रखते हैं, उसको फिर से उसके बाद रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो है मंगोल फोर्सेस इन परस्यूट ऑफ सुल्तान मोहम्मद पुश्ड into Azerbaijan, defeated Russian forces and encircled Caspian Sea। अब ये तो बहाना मिल गया था कि अब इन्होंने जब पहुँचे हैं कहाँ पर, सेंट्रल एशिया में पहुँचे हैं, उज़्बेकिस्तान में पहुँचे हैं, तो वहाँ पर पहुँचने के बाद अब जो नेबरिंग रीजन्स हैं उनकी तो शामत इनकी वजह से आई। अब चंगेज़ खान वहाँ पर पहुँच गए हैं, उन्होंने कहा अब यहाँ पहुँच ही गए हैं, अब इसको भी एनेक्स कर देते हैं या इनको भी अपना अंडर सबड्यू कर देते हैं। तो जब चंगेज़ खान वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने इन रीजन्स के खिलाफ भी जंग की और इनको अपने अंडर लिया। तो अज़रबैजान जो यहाँ पर है आज रशिया के साथ में है, और इसी के साथ हम देखते हैं रशियन फोर्सेस को भी डिफीट किया। अब जो मंगोलिया का ऊपर वाला रीजन है ना, जिसको हम रशियन स्टेपीज भी कहते हैं, जहाँ पर वो बहुत ग्रास लैंड, बड़ा एक लैंड था, ट्रैक्ट ऑफ लैंड था, तो वहाँ पर हम देखते हैं चंगेज़ खान ने वहाँ पर भी उनके खिलाफ जो है बहुत सारे बैटल्स लड़े हैं और उनको हराया भी है। तो आपकी बुक पर जो पेज 106 है ना, वहाँ पर आपको ये देख सकते हो आप, ये जो मंगोल अंपायर का एक्सटेंशन है ना, ये यहाँ हम देख रहे हैं कैस्पियन सी तक आगे आ गए हैं, और यहाँ हम देखते हैं बाइजेंटाइन एम्पायर जो उस वक्त थी उस तक पहुँच गए हैं। तो ये जो है एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर, क्यों? बिकॉज चंगेज़ खान का जो कॉन्सेप्ट था टू बी ए यूनिवर्सल रूलर, टू बी एन ओशियनिक रूलर, तो उस ख्वाब को पूरा करना था। तो ये हम देख रहे हैं कि कैस्पियन सी तक ये पहुंच गए हैं, और उसके बाद हम देखते हैं एक और विंग, इसका जो बेटा था सुल्तान मोहम्मद को तो मारा जाता है बैटल में, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं सुल्तान मोहम्मद के बेटे होते हैं जिसका नाम जलालुद्दीन होता है, ठीक है। अनदर विंग फॉलोड सुल्तान मोहम्मद सन जलालुद्दीन। ये अफगानिस्तान में रूल कर रहे थे, अफगानिस्तान सिंध प्रोविंस जो है ना वहाँ पर रूल कर रहे थे। तो यहाँ हम देख रहे हैं जब ये रूल कर रहे थे तो यहाँ दूसरा जो एक विंग थी मंगोल्स की, दूसरी विंग जो थी उन्होंने डिवाइड किया था, एक यूरोप के साइड से लड़ रहे थे, रशिया के साइड से लड़ रहे थे, एक और विंग जो थी वो अब इधर इंडिया के पास आ गई थी, पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान है वहाँ पर अटैक कर रहे थे। तो ये यहाँ पर पहुँचे हैं और इन्होंने यहाँ पर ये जो है इनको फॉलो करके यहाँ पर डिफीट किया अफगानिस्तान और सिंध में। अब यहाँ चंगेज़ खान कहाँ पहुँचे हैं? पहुँचते पहुँचते वो इंडिया पहुँच गए थे। अब इस टाइम पीरियड को ज़रा दिमाग में रखो और सोचो, इस वक्त जब चंगेज़ खान यहाँ पहुँचे हैं, सिंध में पहुँचे, अफगानिस्तान में पहुँचे, वहाँ उस टाइम हिंदुस्तान में कौन सी एम्पायर थी, कौन रूल कर रहे थे? तो शायद मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर्स में, यहाँ इस टाइम पे जब हम चंगेज़ खान को देखते हैं 1220s में हम देखते हैं ये बैटल स्टार्ट की जा रही है। 1220s में हम देख रहे हैं यहाँ पर जो डायनेस्टी है वो स्लेव डायनेस्टी, मुसलमानों ने अभी नया नया ही रूल स्टार्ट किया है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक पहले रूलर है स्लेव डायनेस्टी के, उसके जो सन इन लॉ थे उसका नाम था शमसुद्दीन इल्तमिश। तो इल्तमिश यहाँ पर रूल कर रहे थे हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान में अभी नया नया ही रूल मुसलमानों ने एस्टैब्लिश किया था। अब देखो कोर्स ऑफ हिस्ट्री में क्या होता है, अगर कोई इवेंट नहीं हुआ होता या अगर कोई इवेंट हुआ होता तो उसकी वजह से कोर्स ऑफ हिस्ट्री चेंज भी हो सकता। कभी कहते हैं ना अगर ये हुआ होता तो इस तरह से रिजल्ट्स आए होते। अब ये नहीं हुआ है, दैट इज सेकेंडरी थिंग, बट स्टिल वी कैन एज्यूम दिस थिंग कि अगर चंगेज़ खान उस वक्त जब वो इंडिया के बिल्कुल नेबर में पहुंचे थे, इंडिया सिंध में पहुंचे थे, तो अगर चंगेज़ खान ने उस वक्त इंडिया को फतह करने का सोचा था, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया वुड हैव बीन डिफरेंट देन। क्या पता कि सल्तनत पीरियड जो थी वो फिर कंटिन्यू नहीं कर पाती। उसके बाद जो खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ऐसा कोई रूलर ही नहीं आता, तुगलक में कोई नहीं आता, सैयद लोधी, इवन की मुगल डायनास्टी ही नहीं आती। तो ये जो है ना हिस्ट्री में कुछ इवेंट्स अगर कभी अपने वक्त पे हुए होते या कुछ इवेंट्स नहीं हुए होते तो कोर्स ऑफ हिस्ट्री चेंज हो सकती थी। अब जो हुआ वो हमारे साथ हिस्ट्री है, द हिस्ट्री वी आर स्टडीइंग। तो यहाँ पर चंगेज़ खान जब यहाँ प्रोविंस में पहुँचे, सिंध प्रोविंस में पहुँचे, तो वहाँ पर उनका जो प्लान था वो सोच रहे थे कि मैं
मंगोलिया जो है वापस चला जाऊंगा, अब यहाँ से मैं मंगोलिया वापस चला जाऊंगा। लेकिन उनके दिमाग में जो था वो ये सोच रहे थे कि मैं कौन सा रूट लूंगा, मैं नॉर्थ इंडिया में जाऊंगा, मैं दिल्ली से जाके असम जाके वहां से मैं चाइना का रूट लेके वहां मंगोलिया पहुंच जाऊंगा। तो ये जो है ये इनका प्लान था। तो यहाँ पर मैंने लिखा है On reaching the banks of river Indus, Genghis Khan considered returning to Mongolia through North India and Assam। तो यहाँ पर ये वहाँ से जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ इनके जो मॉन्क्स होते थे या इनके जो अपने एडवाइजर्स होते हैं, उनमें एक इम्पॉर्टेंट एडवाइज़र जो थे उनको हम शमन कहते हैं। जैसे हमने शमनिज्म पढ़ा है ना, शमनिज्म वाज अ बेसिकली अ रिलीजन जहाँ पर जो उनका इम्पोर्टेंट गॉड है वो तेंगरी है, इटर्नल गॉड। तो यहाँ पर शमन इनको एडवाइस करते हैं, जो सूदसेयर होते हैं, जिसको एक कनेक्शन होता है सोल्स के साथ, जो एंशंट में उसके इनके डिसेंडेंट्स इनके गुजरे हैं, तो एंसेस्टर्स गुजरे हैं, उनसे एक कनेक्शन होता है, तो गॉड से कनेक्शन है। वो कहते हैं कि आप यहाँ से न जाएं, तो इनको एडवाइस करते हैं कि आप ये वाला रूट ना लेके दूसरा रूट जो है सेंट्रल एशिया से वहाँ से चले जाएं। दूसरा रीज़न जो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर एक और चीज़ थी जो है कि यहाँ पर हीट उस वक्त बहुत ज़्यादा, जो उस वक्त का क्लाइमेटिक कंडीशंस जो यहाँ पर थे वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थे। तो ये अच्छा तरीका नहीं था या अच्छी एडवाइस नहीं थी कि आप इंडिया से चले जाओ, क्योंकि इंडिया में उस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। तो आपको क्या गोडों पर ही जाना है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता था। तो जो वहाँ पर जो टेरेन है, जो आपका रूट है, वो भी सेफ़ नहीं है आपके लिए। तो ये भी रीज़न था कि आप इंडिया से न जाके बल्कि सेंट्रल एशिया का रूट लेके वहाँ से चले जाएं। ठीक है, ठीक है। अब ये देखते हैं यहाँ पर हम कि चंगेज़ खान जो है उसने अपना जो एक्सटेंशन अपने टाइम पे हम देखते हैं, एक साइड से चाइना में हम देखते हैं उन्होंने जो शेशाई डायनास्टी है उसको सबड्यू किया, नॉर्थ चाइना को। जब हम देखते हैं ब्रीच ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, उसके बाद वो यहाँ से आते हैं सेंट्रल एशिया में ख़वारिज़म एम्पायर को डिस्ट्रॉय करते हैं, रशियन स्टेपीज़ तक अपना कैस्पियन सी को अपने अंडर ले लेते हैं, यहाँ पर अफगानिस्तान, सिंध। तो ये सब जो जगह हैं अब ये जो है चंगेज़ खान के ही रीन में हम देखते हैं एनेक्स हुई है। तो ये कंट्रीब्यूशन है चंगेज़ खान का। अब वापस आने के बाद चंगेज़ खान हम देखते हैं ये जो मंगोलिया पहुंचते हैं वहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। 1227 में उनकी डेथ हो गई। अब जो ख्वाब था वो सारे जो यूनिवर्सल रूलर बनने का, सारा जो लैंड है एक रूलर के अंडर लाने का, वो तो पूरा नहीं होगा। लेकिन हिस्ट्री में चंगेज़ खान को हमेशा एक ग्रेट रूलर इस वजह से माना जाएगा कि उन्होंने सबसे बड़ी जो है एक एम्पायर कार्व आउट की है, जो हमने अलेक्जेंडर के टाइम पे भी नहीं देखी। अलेक्जेंडर भी वर्ल्ड कॉन्करर था, लेकिन चंगेज़ खान के इस एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर ने ओवरशेडो किया है इवन अलेक्जेंडर को भी। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं चंगेज़ खान जो है ही डाइड इन 1227 में इनकी डेथ होती है। अब डेथ से रिलेटेड भी कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी, जैसे हमने अलेक्जेंडर को देखा, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है व्हेन ही रीच रिवर इंडस, वहाँ पर वो उसकी आर्मी जो है वो वापस नहीं गए, उनने आगे जाने से इनकार किया, वो वापस जाना चाहते थे। जब वो वापस जा रहे थे तो ये जो अलेक्जेंडर थे वो वापस उनके साथ गए, तो उनकी मिस्टीरियस डेथ हुई है अलेक्जेंडर की। तो हम जब रोमन एम्पायर पढ़ रहे थे, देयर वी डिस्कस्ड कि अलेक्जेंडर की डेथ भी एक मिस्ट्री है। पता नहीं ये इन ग्रेट कॉन्करर्स की ये डेथ क्यों मिस्ट्री रहती है हिस्ट्री में। तो सेम ही यहाँ पर भी हुआ, जैसे अलेक्जेंडर को भी हम कहते हैं, कोई कहता है नेचुरल डेथ हुई है, कोई कहते हैं कि नहीं इनको जहर दिया गया है, स्लो पॉइजनिंग हुई है। तो इस तरह से बहुत सारी थ्योरीज है अलेक्जेंडर की डेथ से रिलेटेड। सेम यहाँ पर भी हम देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं चंगेज़ खान जो है इनकी जो डेथ है वो भी एक मिस्ट्री रही है हिस्ट्री में। हमारे पास कोई सबूत नहीं है पर्टिकुलर, या हमें साउंड यहाँ पर रीजंस नहीं मिलते हैं, साउंड यहाँ पर कोई एविडेंस नहीं मिलता है जो ये एस्टैब्लिश कर सके थे हाउ चंगेज़ खान डाइड। तो यहाँ पर दो थ्योरीज हैं। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स, सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स किसने लिखी है?
मैंने पहले लेक्चर में जब हमने सोर्सेज डिस्कस किए थे वहाँ पर बताया था सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल वाज रिटन बाय आइगोर दी रेचवेल्स ने। तो उन्होंने ये सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स लिखी है। तो वहाँ पर हमने देखा कि ये जो है इनकी हिसाब से इन्होंने लिखा है अपनी बुक में, इनका कॉज ऑफ डेथ जो था, ही फेल फ्रॉम हिज हॉर्स वाइल हंटिंग। ये हंटिंग करते करते नीचे गिरे हैं, इंजर्ड हुए हैं, इंजर्ड होने के साथ वो बीमार बहुत ज़्यादा हो गए और उसके साथ उनकी डेथ हो गई। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। दो थ्योरीज हम देखेंगे या दो जो हमारे पास सोर्सेस है उस वक्त के वो हम देखेंगे। पहली जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आइगोर दी रेचवेल्स जो है अपनी बुक सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स में लिखते हैं कि वो घोड़े से गिरकर मरे हैं। सेम यहाँ पर किसके साथ हुआ था इंडिया में हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ भी ऐसे ही होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो उस वक्त घोड़े पर एक गेम थी, उस वक्त उसको मिडीवल पोलो भी कहते हैं, चोगन कहते हैं उस गेम को। वो खेल रहे थे और खेलते खेलते वो उससे गिर गए और उसकी डेथ हो गई। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक हिंदुस्तान में भी ऐसे मरे हैं। तो ये इनका पहला यहाँ पर हम देखते हैं एक व्यू है। सेकेंड व्यू इज मार्को पोलो। ये भी हमने पहली डिस्कस की है ये बुक। ये इट्स रिटन बाय मार्को पोलोज बुक इज ट्रेवल्स टू द मुगल कोर्ट। ठीक है, ट्रेवल्स टू द मंगोल कोर्ट, ये इनकी बुक है। इसमें ये लिखते हैं कि चंगेज़ खान की जो डेथ है वो जब वो फाइनल कैंपेन्स कर रहे थे, एक्सपेडिशन ऑफ एम्पायर कर रहे थे, तो वहाँ पर उनको एक एरो लगा है, इन्फेक्शन ऑफ एन एरो वुंड। तो ये एरो लगने के बाद उस एरो में इन्फेक्शन लगा है, तो इन्फेक्शन की वजह से उनकी जो है लेटर ऑन डेथ हो गई थी। अब ये जो है यहाँ पर डिफरेंट थ्योरीज है। तो मेजरली दो मैंने यहाँ पर लिखी है, जो है मार्को पोलो एंड आइगोर दी रेचवेल्स की सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स में। तो ये दो थ्योरीज याद रखनी है आपको। एक और चीज़ यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि ये जो रूलर्स होते, अब चंगेज़ खान ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन की थी, बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर तो किया था अपनी एम्पायर में, लेकिन लूट एंड प्लंडर, डिस्ट्रक्शन, डेसिक्रेशन ऑफ मॉस्क्स, टेम्पल्स, लाइब्रेरीज या दूसरी जो थी वहाँ पर भी हम देखते हैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी। अब ये शायद वन ऑफ द रीज़न हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट, कि इन्होंने अपनी लाइफ में ही कहा था कि मेरी जो कब्र है या मेरी जो जहाँ पर आप मुझे दफन करोगे उसकी कोई मार्किंग नहीं होनी चाहिए, वो अनआइडेंटिफाइड होनी चाहिए, लोग उसको पहचाने नहीं चाहिए। मैं लोगों से आप मुझे जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरी कब्र किसी को पता नहीं होनी चाहिए कि वेयर चंगेज़ खान इज बरीड। तो इस चीज़ को याद रखा गया। ठीक है, बिफोर हिज डेथ गेंगिस खान आस्क्ड टू बी बरीड विदाउट मार्किंग्स। ठीक है, इन्होंने कहा था पहले ही कि मुझे किसी मार्किंग के बगैर मेरी जो है कब्र बनाई जाए। शायद इसका रीज़न ये हो सकता था कि कोई फिर डेसिक्रेट न करे इनकी कब्र को या कोई और चीज़ इसके साथ कुछ ऐसा न कर दे, तो इस वजह से शायद कहा होगा। सम बिलीव दैट ही इज़ बरीड। अब इसका कुछ बिलीफ है कि ये कह रहे हैं कि ये जो है ही इज़ बरीड समवेयर क्लोज टू ऑनन रिवर। अब ये मंगोलिया में ही थे जब उनकी डेथ हुई है, तो कुछ बिलीव करते हैं कि ये ऑनन रिवर जो यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर उनकी बर्थ हुई है, वहाँ पर एक माउंटेन है, ये है बुरखान माउंटेन, ये मंगोलिया में है, वहाँ पर उनकी डेथ हुई है। तो वहीं पर किसी जगह उनकी जो है कब्र है। अब वहाँ पर कुछ हिस्टोरियंस ने लिखा है इंटरेस्टिंगली किस तरह से ये खुफिया रखी गई है इनकी कब्र, क्योंकि वो दफनाने वाले भी थे, उनको तो पता होगा उस वक्त, किसी ने शायद कोई उनसे पूछ भी सकता था कि अलग लेके या कुछ उनको थ्रेटन करके क्या कहाँ दफन किया, तो इस तरह से हो सकता था। तो उस वक्त के हिस्टोरियंस ने लिखा है जो इनके साथ ये जो है इनको दफन करने के लिए गए, जो भी सोल्जर्स वहाँ पर इनके साथ थे इनको दफन करने के लिए, उन्होंने उनके साथ भेजा है। तो ये एक रेफरेंस ये जो है ना बरखान माउंटेन में, तो ये इनके साथ चले गए। तो ये जो यहाँ पर कब्र जिनने इनको कब्र में डाला वो कुछ लगभग 10-15 लोग थे जो उनको वहाँ पर दफन करके आए। तो नीचे एक दूसरा था माउंटेन के नीचे कंटीजेंट जो उनका वेट कर रहा था। जब ये ऊपर इनको ले गए, उनको दफन किया वहाँ पर। अब ये जो 10 बंदे थे जिनने दफन किया वो अब वापस आ रहे हैं। अब वो नीचे माउंटेन पे आए तो उनको इंस्ट्रक्शंस थी ये जो नीचे लोग हैं ये इन सब 10 बंदों को मार देंगे, ताकि ये जो है इनको पता नहीं चलेगा इन्होंने कहाँ ऊपर माउंटेन पे उसको दफन किया है। तो पहले जो वापस आए हैं इन्होंने सबसे पहले इनको मार दिया। अब ये जो लोग हैं इनको तो फिर भी ये पता था ना कि ये इस माउंटेन में ही किसी जगह है। अब ये जब वापस जाते हैं मुगल कोर्ट में, मुगल जो एम्पायर था वहाँ पर जो उनका बेस था, वहाँ पर जो लोग जिन्होंने उनको मारा था अब उनको भी मारा जाता है।
जो ये लोग थे ना, अब जिनने इन लोगों को मारा था, जिनने चंगेज़ खान को दफन किया था, अब वो लोग भी मारे जाते हैं जब वो कोर्ट में पहुंचते हैं। तो इस तरह से जो है एक मिस्टीरियस काइंड ऑफ ए सिनेरियो बनाया गया जहां पर किसी को भी अब पता नहीं, अब जो भी मेन एविडेंस थे हमारे पास चंगेज़ खान कहाँ दफन हुए हैं उनको ही मिटाया गया यहाँ पर। जो लोग, जिन लोगों ने दफन किया उनको भी मारा गया यहाँ पर। तो चंगेज़ खान की हम इस रीन को देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है। कुछ रेफरेंसेस के हिसाब से ये टॉलरेंट थे रिलीजन से रिलेटेड, ये एक्सेप्ट करते थे। फॉर एग्जांपल ओगदाई की वाइफ क्रिश्चियन थी, या इनके जो रीन में अगर कोई इनको एक्सेप्ट करता था एज ग्रेट खान, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, उनको अलाउ किया जाता था दे कैन प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन। तो ये हमें रेफरेंस मिलती है कि ये मल्टी रिलीजियस कम्युनिटी थी, इनमें एक्सेप्टेंस थी, टॉलरेंस थी। लेकिन जब कोई इनके खिलाफ कुछ ऐसा हम देख सकते हैं इनके खिलाफ कोई बगावत कर देता था, या ये जो चीज़ मांगते थे, चाहते थे, वो नहीं होती थी अकॉर्डिंग टू देयर ओन विशेस एंड विम्स, तो ये फिर उन चीज़ों को नहीं छोड़ते थे। तो यहाँ हम देखते हैं इनकी जो स्किल है, हॉर्स राइडिंग स्किल है, शूटिंग आर्चर्स है, वो बहुत ज़्यादा यूनिक थी। इसी वजह से चंगेज़ खान के ही टाइम पे हम देखते हैं बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर हुआ है। और यहाँ पर दो चीज़ें, आपको एक और मैं बात यहाँ पर एक्सटेंड कर दूँ, जो यहाँ पर टैक्टिक दो है। जैसे हमने बहुत सारी टैक्टिक्स देखी है ना, वॉर टैक्टिक्स, किस तरह से वॉर में ये जो है कुछ रूलर्स अपनी टैक्टिक्स बनाते हैं, तो इसमें आपको दो टैक्टिक्स याद रखनी है। ये है सीज इंजन्स, ये जो है सीज SEIGE सीज इंजन्स, ये आज का इंजन नहीं है जो पावर वगैरह जो है हाइड्रोलिक पावर पे चलता है, ये उस वक्त का एक कॉन्सेप्ट है सीज इंजन्स का। अब इसका क्या मकसद था सीज इंजन बनाने का? अब इसका जो है, या ऐसे ही याद रखो आप, इट्स ए डिवाइस दैट इज डिजाइन टू ब्रेक हैवी कैसल डोर्स, थिक वॉल स्टीज एंड अदर फोर्टिफिकेशन। अब जो उस वक्त फोर्टिफिकेशन होता था ना वॉल्स का, जैसे अगर आप बगदाद में चले गए हो, वहाँ पर जो रूलर है उसने फोर्टिफाई किया है खुद को एक पैलेस में, या रिसेंटली अगर आपने किसी ने मूवी में देखा हो, ये जो राजपूत होते थे, जब सुल्तान्स ने सल्तनत पीरियड में अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था चित्तौड़ पे, तो वहाँ पर बहुत बड़ा पैलेस था और उन्होंने उस पैलेस को बंद किया था। तो देयर वाज नो एंट्री टू दैट वेरी कैसल और दैट वेरी पैलेस। तो कैसे जाते थे अंदर फिर? तो यूजुअली ये क्या करते थे, जो भी अंदर का जो राशन होता था उसको रोक देते थे, जो बाहर से उनको खाने पीने की चीज़ें आती थी उसको रोक देते थे और पानी को रोक देते, तो फाइनली वो सरेंडर करते थे। दूसरा तरीका था यही सीज इंजन्स का। सीज इंजन्स का क्या कॉन्सेप्ट है, अब मैं यहाँ पर आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पर वो, अगर मैं मोबाइल पे दिखा भी सकता लेकिन वो आपको शायद यहाँ से नहीं दिख सकेगा। तो सीज इंजन फिर भी मैं यहाँ आई विल ट्राई। चलो वी आर ट्राइंग ऑन इट कि हम थोड़ा इसको अपग्रेड करें ताकि हम विद इन वीडियो में ही इस चीज़ को डाल सके, ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो सके। तो ये जो है सीज इंजन, आप फिर भी गूगल पे ये ना इसको गूगल पे सर्च कर देना कि सीज इंजन जो है, ये जो है एक ऐसी हम देखते हैं एक बड़ा सा एक लॉग लिया जाता था, बड़ा सा एक, अगर पेड़ काटते हैं ना फिर एक बड़ा सा लॉग बन जाता है, उसको फिर बांधते थे, एक रूफ बनाते थे, बीच में एक लॉग डालते थे। रूफ किस लिए? अगर ऊपर से कोई तीर वीर वगैरह मार रहा है तो वो उससे बचे, ऊपर से कुछ फेंक रहा है उससे बचे। बीच में जो बड़ा सा लॉग है उसको यूज किया जाता था ताकि हम हिट कर सके, जो उसका मेन डोर का कैसल है, चाहे वो वॉल है चाहे वो कुछ और है, उसको बहुत जोर से उसके साथ फेंका जाए ताकि वो टूट सके। तो ये जो है ना सीज इंजन इसलिए यूज होते थे। मंगोल्स ने इसको बहुत ज्यादा यूज किया है, जो भी फोर्टिफाइड सिटी थी सीज इंजन को यूज करके उसमें जो बड़ा सा लॉग है उसको जोर से उस पर मारते थे। तो इस वजह से वो बड़ी बड़ी वॉल्स को तोड़ देते थे, या कैसल डोर जो बड़े थे, चाहे वेस्टर्न एम्पायर में, बाइजेंटाइन एम्पायर में देखते हैं वहाँ पर जो थे उनको तोड़ा है इन्होंने। दूसरा जो है वो है नफ्था, NAPHTHA, ये याद रखना आप, नफ्था NAPHTHA, नफ्था बॉम्ब्स। अब ये जो है ना, ये भी इंटरेस्टिंग बॉम्ब्स उस वक्त के जो
थे वो यूजुअली एक ऐसा मटेरियल बनाया जाता था जिसको ऑयल के साथ, जो उस वक्त जो है जलाने के काम आता था, उस ऑयल से भरा जाता था और उसको एक गोल बॉल जैसी बनाई जाती थी। फिर उसको यूज़ किया जाता था, उसको थ्रो किया जाता था, कभी कैसल में, कभी वॉल्स को तोड़ने में, कभी किसी दुश्मन के ग्रुप में भेजने के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं इन बॉम्ब्स को भी यूज़ किया जाता था इनमें फोर्टिफाइड सिटीज़ को तोड़ने में या दुश्मन के सफ़ों में हड़कंप मचाने के लिए भी यूज़ किया जाता। तो ये दो टैक्टिक्स बहुत ज़्यादा मंगोल्स ने यूज़ किया, नफ्ता टैक्टिक एंड द सीज इंजन टैक्टिक्स है। ठीक है, अब हम चंगेज़ खान के तौरीन को हम उसमें तो हमने देखा कि चंगेज़ खान का एक्सटेंड कहाँ से हुआ है। नाउ विल सी कि चंगेज़ खान के बाद हम देखते हैं रीन ऑफ, मैंने यहाँ लिखा है रीन ऑफ फर्स्ट 5 ग्रेट खान्स ऑफ मंगोल एम्पायर। मंगोल्स में पहले 5 जो खान थे ना, जो चंगेज़ खान के बाद सक्सेसफुली आए हैं, उनका आप रीन याद रखना। इस तरह से है ये, ठीक है, आपकी बुक पर भी है, जो यहाँ पर इनका फैमिली ट्री दिखाया गया है ना, फैमिली ट्री यहाँ पर आप देख रहे हो, जो आपकी बुक पे पेज 116 पे यहाँ पर दिखाया गया है, फैमिली ट्री है ये मंगोल्स का। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे पहले गेंगिस खान है, जो गेंगिस खान, ये तो फादर थे, इनके 4 बेटे मेन आपको याद रखते हैं, जोची है, ओगदाई है, चगताई है एंड तुलाई है। ये 4 बेटे इनके हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं चंगेज़ खान की जो वाइफ थी ना, बोर्टी, जो हमने पढ़ा था पिछले में, BORT, उन्हीं से ये 4 बेटे हैं। ठीक है, ये जो 4 बेटे हैं ना, हाँ, जो मैंने अभी बताए 4 बेटे जो है चगताई, ओगदाई, तुलाई एंड जोची, ये 4 बेटे बोर्टी से है। अब हम देखते हैं चंगेज़ खान को रिप्लेस कौन करती है, उनके बाद कौन आते हैं रूलर, उनके बाद ओगदाई आते हैं और उनका रीन जो है 1229 से 1241 तक रहता है। ठीक है, तो चंगेज़ खान के बाद उसके बेटे ओगदाई खान आते हैं। अब ओगदाई खान के बाद हम देखते हैं, ओगदाई खान के बाद उनके बेटे, ओगदाई खान के बाद उनके बेटे हैं गयुक खान, जो ग्रेट खान बनते हैं, खान ऑफ खान बनते हैं, जो फिर रिप्लेस करते हैं अपने फादर को, गयुक खान। ठीक है, इनका रीन है 1246 से 1248 तक। ठीक है, अब उसके बाद गयुक के बाद हम देखते हैं यह है मोंकी खान। अब आप इसको मोंकी नहीं समझना, MONKY, ये MONGKE, मोंकी खान है। ठीक है, अब मोंकी खान जो है ना, ये एक यहाँ पर जो तुलाई बेटा था ना इनका, चंगेज़ खान का, ये यंगेस्ट था, सबसे छोटा था। फिर उन्होंने रीन को संभाला। अब इनको रिप्लेस किया, ओगदाई की लीनेज से जो चल रहे थे ना, इनको रिप्लेस करके अब तुलाई के डिसेंडेंट से ग्रेट खान्स आ रहे हैं। अब तुलाई का यहाँ पर हम देखते हैं बेटा है मोंकी खान, 1251 से लेकर 1259 तक ये क्या करते हैं, ये करते हैं यहाँ पर रीन। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये याद रखनी है, जैसे हमने पिछला लेक्चर पढ़ रहे थे हम, सैक ऑफ बगदाद इन्हीं के रीन में होता है, मोंकी खान। 1258 में हमने देखा ना सैक ऑफ बगदाद, तो ये सैक ऑफ बगदाद इन्हीं के रीन में होता है। तो मोंकी खान के बाद हम देखते हैं उनके भाई आते हैं इनको रिप्लेस करने के लिए, जिनका नाम है कुबाली खान। ठीक है, कुबाली खान का रीन क्या है, 1260 से लेकर 1296 तक। तो यहाँ पर ये मेन 5, उसके बाद थोड़ा डिसइंटीग्रेशन हो जाता है इन सब का, और डिसइंटीग्रेशन के बाद हम देखते हैं मंगोल जो है उनमें डिविजन्स हो जाती है, जो चीज़ अलग है, तुलैट्स अलग है, ओगदाई के लीनेज में अलग है, तो इनका जो फिर जो एक एम्पायर के अंदर थे ये, तो वो फिर नहीं रह पाते हैं। तो ये हमने हमारा जो थर्ड लेक्चर था इसी सीरीज में, कैरियर ऑफ गेंगिस खान पे, तो यहाँ पर हम गेंगिस खान को छोड़ रहे हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग गेंगिस खान स्टिल इन योर माइंड, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह आई विल बी डिस्कसिंग दैट in the next successive lectures. I hope कि आपको ये समझ अच्छे से आया होगा। Will be now our next topic would be the Mongols after Genghis Khan. वो हम next lecture में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम इसको छोड़ रहे हैं। I hope कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। Till then, take good care of yourself. Goodbye.